Good morning, students. Welcome back to your maths class. Students, today we are going to start a new chapter. Chapter number 13, Direct and Inverse Proportion. So, let's start with some basic terms. Concept of variation. यहाँ पे हम concept of variation और direct variation, inverse variation क्या होता है ये पढ़ेंगे. We will study the following types of variation. Direct variation. If two quantities are related in such a way that an increase in one leads to a corresponding proportional increase in the other, then such a variation is called direct variation. यदि हम दो क्वांटिटी की बात करें तो दो क्वांटिटी यदि एक दूसरे से इस तरह रिलेटेड है कि यदि पहली बढ़ रही है उसके साथ साथ दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ रही है तो वो कहलाता है डायरेक्ट वेरिएशन. एक यदि मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल दूं तो इसमें हम इस तरह से कंसीडर कर सकते हैं कि 15 रुपीज पर डजन यदि आप बनानास परचेज करते हैं तो जितनी आपके पास जितने ज्यादा पैसे होंगे उतने ज्यादा आप बनानास खरीद सकते हैं, या आप यूं कहें जितनी ज्यादा आपको नीड होगी उतने ज्यादा आप बनाना खरीदेंगे. तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ क्वांटिटीज है वो आपकी नीड पर डिपेंड करती है. यानी आपको ज्यादा नीड है आप ज्यादा बनानास खरीदेंगे, यदि आपको नीड कम है तो आप कम बनाना खरीदेंगे. तो ये इस तरह से जो दो क्वांटिटी है ये एक दूसरे के साथ डायरेक्टली डिपेंडेंट है. एक बढ़ रही है उसके साथ साथ दूसरी भी बढ़ रही है, यदि एक कम हो रही है तो उसके साथ साथ दूसरी भी कम हो रही है. तो इस वेरिएशन को हम डायरेक्ट वेरिएशन कहते हैं. Now, inverse variation. If two quantities are related in such a way that an increase in one quantity leads to a corresponding proportional decrease in the other and vice versa, then such a variation is called inverse proportion. Inverse proportion या inverse variation में क्या होता है कि दो quantity इस तरह से relate होती है कि पहली वाली बढ़ती है तो उसके साथ दूसरी वाली कम होती है, या हम यूं कहें तो दूसरी वाली बढ़ती है तो पहली वाली कम होती है. दोनों एक दूसरे से इनवर्स होती है, अपोजिट होती है. एक के बढ़ने पे दूसरी कम होना, तो ये वाला प्रोपोर्शन कहलाता है इनवर्स प्रोपोर्शन. इसके लिए मैं यदि एग्जांपल दूं तो एक सेम डिस्टेंस 100 किलोमीटर की डिस्टेंस है, उसे आप यदि 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करते हैं तो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आपको 100 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने में 5 आवर्स लगेंगे, 5 घंटे लगेंगे. 5 घंटे में आप वो डिस्टेंस कवर कर पाएंगे. पर यदि आपने स्पीड बढ़ा के 50 किलोमीटर पर आवर कर दी तो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप उस डिस्टेंस को सिर्फ 2 घंटे में ही कवर कर सकते हैं. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्पीड बढ़ने से टाइम कम लग रहा है और जब स्पीड कम थी तब टाइम ज्यादा लग रहा है. तो यहाँ स्पीड और टाइम जो है वो एक दूसरे से इनवर्स प्रोपोर्शन में है. जब हम स्पीड बढ़ाते हैं तो हमें सेम डिस्टेंस को कवर करने में टाइम कम लगता है और जब हम स्पीड को कम कर देते हैं तो हमें टाइम ज्यादा लगता है. सो स्पीड एंड टाइम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. Now, direct proportion. Two quantities x and y are said to be in direct proportion if whenever the value of x increases or decreases, then the value of y increases or decreases in such a way that the ratio x upon y remains constant. यहाँ पे डायरेक्ट प्रोपोर्शन, जैसा कि अभी मैंने आपको डायरेक्ट वेरिएशन में बताया था, यदि एक क्वांटिटी बढ़ रही है उसी के साथ साथ दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ रही है और एक क्वांटिटी के कम होने से दूसरी क्वांटिटी भी उसके ही रिलेशन में कम होती जा रही है, तो ये डायरेक्ट वेरिएशन होता है. इसी को हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं. तो यहाँ पे हम दो क्वांटिटी को x और y से डिनोट कर रहे हैं. x और y से डिनोट करने से क्या होगा, हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन में कहेंगे कि यदि x इंक्रीज होता है और उसी के साथ साथ y भी इंक्रीज होता है तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में कहलाएंगे. अदरवाइज x यदि डिक्रीज होता है और x के डिक्रीज होने के साथ साथ y भी डिक्रीज होता है तो हम इसे डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहेंगे. सो इस केस में x अपॉन y का जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट रहता है. x अपॉन y का रेशियो चेंज नहीं होता है. और when x and y are in direct proportion we have
x1 upon y1 is equal to x2 upon y2 is equal to x3 upon y3। जब भी कोई दो क्वांटिटी यदि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होने से उनका रेशो x अपॉन y का रेशो कांस्टेंट रहेगा और कांस्टेंट रेशो को हम इस तरह से लिख सकते हैं x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2 इज इक्वल टू x3 अपॉन y3। इस डायरेक्ट रेशो को या डायरेक्ट प्रोपोर्शन को समझने के लिए एक और एग्जांपल मैं आपको दे सकती हूँ। यदि आपकी कार की स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है तो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप ज्यादा डिस्टेंस कवर कर पाएंगे, और यदि उसी कार को आप 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला रहे हैं तो सेम टाइम में आप कार को कम डिस्टेंस कवर कर पाएंगे। सपोज 40 किलोमीटर पर आवर आपकी स्पीड है तो 5 आवर्स में आप 200 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर सकते हैं, पर यदि आप 20 किलोमीटर की स्पीड से जा रहे हैं तो 5 आवर्स में आप सिर्फ 100 किलोमीटर की ही डिस्टेंस कवर कर पाएंगे। तो स्पीड जितनी ज्यादा है आप डिस्टेंस उतनी ज्यादा कवर कर पा रहे हैं, पर स्पीड जितनी कम है आप डिस्टेंस उतनी ही कम कवर कर पा रहे हैं। इसलिए स्पीड और डिस्टेंस जो है वो एक दूसरे से डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है और स्पीड और टाइम जो है वो एक दूसरे के इनवर्स प्रोपोर्शन में है। अब यहाँ पे हम एक्सरसाइज 13.1 स्टार्ट कर रहे हैं। इसके क्वेश्चन से हमें डायरेक्ट प्रोपोर्शन जो है वो और अच्छे से क्लियर होगा। एक्सरसाइज 13.1 इज बेस्ड ऑन डायरेक्ट प्रोपोर्शन एंड एक्सरसाइज 13.2 इज बेस्ड ऑन इनवर्स प्रोपोर्शन। सो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 13.1। क्वेश्चन नंबर 1 is following are the car parking charges near a railway station. For 4 hours it is rupees 60, for 8 hours it is rupees 100, for 12 hours it is rupees 140 and for 24 hours it is rupees 180. Check if the parking charges are in direct proportion to the parking time. यहाँ पे हमें कार पार्किंग का जो चार्ज है वो अलग अलग घंटों के लिए गिवन है और हमें यहाँ पे ये चेक करना है कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है या नहीं है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होने का मतलब ये है कि जिस तरह से टाइम बढ़ रहा है उसी के साथ साथ चार्जेस भी उसी रेशो में इंक्रीज हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ये हमें चेक करना है। इसके लिए हम सेम फॉर्मूला यूज करेंगे जो कि अभी हमने लास्ट में देखा, x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2 इक्वल टू x3 अपॉन y3। यहाँ पे मैंने आपको बताया था यदि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है तो x अपॉन y का रेशियो जो है वो हमेशा कांस्टेंट रेशियो रहता है। कांस्टेंट रेशियो रहने का मतलब ही ये है, तो हम यहाँ पे बस यही फॉर्मूले से चेक करेंगे कि ये जो वैल्यूज है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है या नहीं है। सो we have the ratio of time period and the parking charges. हमने time period और parking charges का ratio find किया। First 4 upon 60, यहाँ पे हमने लिखा 4 upon 60, इसको जब simplest form में लिखेंगे it will become 1 by 15. Next 8 upon 100, 8 upon 100, इसको जब हमने simplest form में लिखा 4 से cancel करके it becomes 2 upon 25. नेक्स्ट इज 12 अपॉन 140, 12 अपॉन 140 को भी जब हमने 4 से कैंसिल करके सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा इट बिकम्स 3 बाय 35। नेक्स्ट रेशियो इज 24 अपॉन 180, 24 अपॉन 180 को हम 12 से कैंसिल कर सकते हैं, तो 12 से जब कैंसिल करके हम इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं इट बिकम्स 2 by 15। Now you can see these ratios are not equal. 1 by 15, 2 by 25, 3 by 35 and 2 by 15. These ratios are not equal to each other. So the given quantities are not in direct proportion. ये जो रेशियो है वो इक्वल नहीं आ रहा है, इसलिए जो क्वांटिटीज गिवन है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं है। Now next question is a mixture of paint is prepared by mixing 1 part of red pigments with 8 parts of base in the following table. Find the parts of the base that need to be added. यहाँ पे हमें बोला गया है कि पार्ट्स ऑफ बेस और पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट, मतलब कि जो कलर डालते हैं बेस में उस कलर और बेस का रेशियो फर्स्ट में आपको गिवन है और इसी तरह से आगे के लिए आपको
पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट गिवन है बट पार्ट्स ऑफ बेस कलर जो है उसका वैल्यू गिवन नहीं है, हमें वो वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। पर ये जो पार्ट्स है वो मिक्सचर किस तरह से बनाया जा रहा है, जो पेंट का मिक्सचर बना रहे हैं वो पेंट का मिक्सचर इस तरह से बना रहे हैं कि यदि रेड पिगमेंट का 1 पार्ट लिया है तो उसके लिए हमें कलर जो बेस कलर है उसके 8 पार्ट्स की जरूरत है। ये प्रोपोर्शन, ये जो रेशो है वो हमेशा कांस्टेंट रेशो ही रहेगा और इसी रेशो को फॉलो करते हुए हमें इन नंबर ऑफ पिगमेंट्स के लिए नंबर ऑफ बेस जो होगा वो फाइंड करना होगा, मतलब सेकेंड क्वांटिटी हमें फाइंड करनी है। नाउ दे आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, सो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होने की वजह से इनका जो रेशो है वो कांस्टेंट रेशो रहेगा। तो अब हम इसमें किस तरह से फाइंड करेंगे, लेट द नंबर टू बी फिल्ड इन द ब्लैंक्स बी A, B, C and D रिस्पेक्टिवली। हमने सपोज कर लिया कि यहाँ पे जो हमें ये ब्लैंक है इन्हें फिल करना है, इन ब्लैंक्स नंबर को हमने A, B, C and D अज्यूम कर लिया। नाउ दे आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन सो द रेशियो विल रिमेन कांस्टेंट, दैट इज 1/8 इक्वल टू 4/8। यहाँ पे हमने लिखा 1/8 इक्वल टू 4/8। वी वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ A, so we will multiply them cross. So on cross multiplication we will get the value of A. यहाँ पे A का मल्टीप्लाई आपने 1 से किया और 8 का मल्टीप्लाई 4 से किया, so you get A equal to 32. Now this ratio will remain constant for other values also. ये जो 1/8 का रेशो है वो दूसरी वैल्यूज के लिए भी सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। सो 1/8 इक्वल टू 7/b, सेकेंड ब्लैंक को हमने b से डिनोट किया है, सो 7/b। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो b का मल्टीप्लाई 1 में 7 8 56, सो द वैल्यू ऑफ b इज 56। Now the third ratio will be 1/8 equal to 12/c. जब आप 1/8 को थर्ड वाले रेशियो के इक्वल रखेंगे तो 1/8 इक्वल टू 12/c से c का मल्टीप्लाई हमने 1 में किया, 8 का मल्टीप्लाई 12 में किया, so we get c equal to 96. And to find the fourth value, again we will equal their ratios. That is 1/8 equal to 20/d. हम उनके रेशो को इक्वल रखेंगे, रेशो इक्वल रखने से हमें d की वैल्यू मिल जाएगी। सो 1/8 इक्वल टू 20/d, d का मल्टीप्लाई 1 में, 8 का मल्टीप्लाई 20 में, सो वी गेट द वैल्यू ऑफ d एज 160। Hence the required value of bases are, यहाँ पे पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट्स तो हमें गिवन थे, A, B, C, D की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, इट्स 32, 56, 96 and 160. Now come to the next question. Question number 4 is, a machine in a soft drink factory fills 840 bottles in 6 hours. How many bottles will it fill in 5 hours? यहाँ पे हमें बोला गया है क्वेश्चन में, एक सॉफ्ट ड्रिंक की फैक्ट्री है जिसमें कि एक मशीन से सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल्स में फिल की जाती है। तो उस मशीन के थ्रू 6 आवर्स में 840 बॉटल्स यदि फिल की जाती है तो 5 आवर्स में कितनी बॉटल्स फिल की जा सकती है, ये हमसे पूछा गया है। नाउ लेट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बॉटल्स बी x। अब यहाँ पे भी ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है बेटा, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा उतनी ज्यादा बॉटल्स फिल कर सकती है मशीन, और यदि मशीन को हम कम टाइम देते हैं तो उतनी ही कम बॉटल्स फिल हो पाएंगे। सो दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। अब यहाँ पे हमें जो फाइंड करना है उस वैल्यू को हमने x मान लिया। वी हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ बॉटल्स दैट कैन बी फिल्ड इन 5 आवर्स। 5 आवर्स में कितनी बॉटल्स फिल की जाती है वो हमें फाइंड करना है। तो हमने नंबर ऑफ बॉटल्स को x अज्यूम कर लिया, लेट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बॉटल्स बी x। इससे हमें क्या मिला, नंबर ऑफ बॉटल्स एंड टाइम इन आवर्स। 840 बॉटल्स जो है वो 6 आवर्स में फिल की जा सकती है, सो x नंबर ऑफ बॉटल्स कैन बी फिल्ड इन 5 आवर्स।
Since the two quantities are in direct proportional, so this ratio will remain constant. ये जो ratio है वो constant ratio रहेगा. So 840 upon x it will be equal to 6 upon 5. We want to find out the value of x, so we will multiply them. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से इनका मल्टीप्लाई कर देंगे. सो 840 का मल्टीप्लाई 5 में और 6 का मल्टीप्लाई x में होगा. सो 6 into x equal to 5 into 840. नाउ वी वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x. तो हम इस 6 को इक्वल टू के दूसरे साइड ले जाएंगे. व्हेन वी शिफ्ट दिस 6 to RHS it will be in division. So x equal to 5 into 840 upon 6. कैंसिल हो रहा है 846 से, हम इसे कैंसिल कर देंगे. सो वी गेट 140. 840 को 6 से हमने 140 टाइम्स में कैंसिल किया एंड वी गेट x इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 140 दैट इज 700. सो द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बॉटल्स आर 700. 5 आवर्स में 700 बॉटल्स फिल की जा सकती है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ फोटोग्राफ ऑफ अ बैक्टीरिया एनलार्ज्ड 50,000 times attains a length of 5 centimeter as shown in the diagram. What is the actual length of the bacteria? If the photograph is enlarged 20 times only, what would be its enlarged length? हमें यहाँ पे क्वेश्चन में दो क्वेश्चन पूछे गए हैं. सबसे पहले तो आप बुक में देखेंगे तो बुक में आपको बैक्टीरिया का फोटो भी गिवन है, मतलब आपको उसका पिक्चर भी बुक में गिवन है. यहाँ पे बोला गया है एक फोटोग्राफ है बैक्टीरिया का जो उसको 50,000 टाइम्स एनलार्ज बड़ा कर देता है. अटेन्स अ लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर. 5 सेंटीमीटर की लेंथ में हम उसे 50,000 टाइम्स वो बड़ा हो जाता है. तो हमसे पूछा गया है कि उसकी एक्चुअल लेंथ क्या है, ये हमसे पूछा गया है. और उसके साथ ही साथ हमें ये भी बोला गया है इफ द फोटोग्राफ इज एनलार्ज 20,000 टाइम्स ओनली. पहले तो फोटोग्राफ को 50,000 टाइम्स जब एनलार्ज किया गया तब उसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर हो गई है. तो उसकी एक्चुअल लेंथ क्या होगी ये पूछी है. सेकेंड क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि यदि उस बैक्टीरिया की साइज को 50,000 टाइम्स एनलार्ज न करते हुए सिर्फ 20,000 टाइम्स यदि एनलार्ज किया जाता है तो उसकी लेंथ क्या होगी. एनलार्ज लेंथ मीन्स बढ़ी हुई लेंथ उसकी क्या होगी ये हमें फाइंड आउट करना है. सो लेट द एक्चुअल लेंथ बी x सेंटीमीटर. हमने अज्यूम कर लिया जो हमें सबसे पहले फाइंड करना है कि उसकी एक्चुअल लेंथ क्या है, तो उस एक्चुअल लेंथ को हमने x अज्यूम कर लिया. लेट द एक्चुअल लेंथ बी x. सो हियर we will make two columns. First is for enlargement and second is for length. जब 50,000 टाइम्स एनलार्ज होता है तब उसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर. सो व्हेन इट विल बी 20,000 टाइम्स उसकी लेंथ हमने मान ली x सेंटीमीटर. सो ओरिजिनल लेंथ हम पहले फाइंड करेंगे. तो ओरिजिनल लेंथ क्या होगी 5 अपॉन 50,000. ओरिजिनल लेंथ फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, इस 5 को 50,000 से डिवाइड कर दिया. सो 5 अपॉन 50,000 सेंटीमीटर दैट इज 1 अपॉन 10,000 सेंटीमीटर. 1 अपॉन 10,000 इसे हम नेगेटिव पावर के फॉर्म में लिख सकते हैं जैसा कि हमने चैप्टर 12 में देखा था. तो इसे हम लिख देंगे 10 to the power -4. यहाँ पे अपॉन में जीरोस हैं और कितने जीरोस हैं 1 2 3 and 4. सो वी कैन राइट दिस एज 10 to the power -4 सेंटीमीटर. नाउ वी वांट टू फाइंड आउट द लेंथ व्हेन द पिक्चर इज एनलार्ज्ड 20,000 टाइम्स. जब पिक्चर को 20,000 टाइम्स एनलार्ज किया जाता है तो उसकी लेंथ क्या होगी ये हमें फाइंड करना है. तो हमने क्या किया, इसे डायरेक्ट प्रोपोर्शन में यानी रेशियो के फॉर्म में लिखा. सो 50,000 अपॉन 20,000 इज इक्वल टू 5 अपॉन x. जब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 50,000 का x में मल्टीप्लाई होगा, 20,000 का 5 में मल्टीप्लाई होगा. x की वैल्यू फाइंड करनी है, इसे इस 50,000 को इक्वल टू के दूसरे साइड ले आएंगे. जैसे ही हम उसका साइड चेंज करेंगे उसका साइन भी चेंज हो जाएगा. मल्टीप्लाई से ये डिवीजन में आ जाएगा. Now we can cancel this 4 zeros by 4 zeros of 20,000. हमने 50,000 और 20,000 के 4 0 को कैंसिल कर दिया. 5 से ये 5 कैंसिल हो गया. सो द वैल्यू ऑफ x इज 2 सेंटीमीटर. x की वैल्यू यानी कि जब उसकी लेंथ 20,000 टाइम्स
एंड लार्ज की जाती है तब उस बैक्टीरिया की लेंथ होगी 2 सेंटीमीटर और बैक्टीरिया की एक्चुअल लेंथ है 10 to the power -4 centimeter. Now the next question is, in a model of a sheep the mast is 9 centimeter high while the mast of the actual sheep is 12 meter high. If the length of the sheep is 28 meter, how long is the model sheep? अब यहाँ पे क्या बोला गया है, एक शीप का मॉडल बनाया जाता है. अब मॉडल बनाया जाता है तो उसमें एक्चुअल शीप यदि 12 मीटर हाई है तो उसके मॉडल में उसकी हाइट जो है वो 9 सेंटीमीटर बनाई जाती है. अब यदि शीप की लेंथ 28 मीटर होती, जब शीप की एक्चुअल लेंथ 12 मीटर है तो उसके मॉडल में उसकी लेंथ 9 सेंटीमीटर शो कर रहे हैं. अब यदि उस शीप की लेंथ 28 मीटर है तो उसकी मॉडल में जब उसका मॉडल बनाया जाएगा शीप का तो उसमें लेंथ क्या होगी ये हमें फाइंड करना है. सो लेट द रिक्वायर्ड लेंथ, हमें जो फाइंड करना है रिक्वायर्ड लेंथ बी एक्स. हमने जो मान लिया कि जिस लेंथ को हमें फाइंड करना है यानी कि 28 मीटर यदि एक्चुअल लेंथ है उस केस में मॉडल शीप की लेंथ x हमने मान ली है. सो हाइट ऑफ मास्ट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ शिप. Height of mast when it is 9 centimeter, the actual length is 12 meter, so 9 centimeter and 12 meter. अब यहाँ पे जो सेकेंड वाला मॉडल शीप की लेंथ है उसको हमने x सेंटीमीटर मान लिया है और ये किस केस में है, 28 मीटर के केस में. सो हियर वी कैन राइट 28. नाउ दे आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल. जिस तरह से लेंथ शीप की बढ़ेगी उसी अकॉर्डिंग उसकी हाइट ऑफ मास्ट भी बढ़ेगा और यदि ये और ज्यादा बढ़ रही है, लेंथ ऑफ शीप ज्यादा बढ़ रही है तो हाइट ऑफ मास्ट और बढ़ जाएगा. सो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है इसलिए हम इसका रेशियो फाइंड करेंगे एंड द रेशियो शुड बी सेम. सो 9/x इक्वल टू 12/28. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x का मल्टीप्लाई 12 में, 28 मल्टीप्लाई बाय 9 and we want to find out the value of x, so we will shift this 12 to RHS and it will be in division. So x equal to 9 into 28/12. इसे हम कैंसिल कर देंगे पहले 3 से, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 4 1 जा 4, 4 7 जा 28. अब यहाँ पे ये 12 तो completely डिवाइड हो गया है, ऊपर आपके पास 3 और 7 बचा है. 3 into 7 is 21 centimeter. Hence the length of model sheep when its actual length is 28 meter is 21 सेंटीमीटर. यहाँ पे सेंटीमीटर यूनिट आएगी बेटा बिकॉज x सेंटीमीटर में है तो यहाँ पे बाय मिस्टेक मीटर लिखा है बट it is actually 21 centimeter. Students, here we have completed exercise 13.1. In our next video, we will continue this chapter with exercise 13.2. Till then, take care. Thank you.